ये जो चीज है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैटलैब में सॉल्व करके मैं दिखाता हूं कि व्हाट इट मींस डिफरेंस इन मैटलैब। मैटलैब में आप देखें, मैं एक को डिफाइन करता हूं, लेट मी क्लियर ऑल फर्स्ट। एक को मैं डिफाइन करता हूं 0 1 -2 2 सॉरी सेमीकोलन -2 2 b is equal to 3 and c is equal to 3 3। अच्छा, अब ये देखें कि हमने यहाँ पे जो बुक में पढ़ा है, जो क्वेश्चन पढ़ी है वो ये है। बुक में जो क्वेश्चन पढ़ी है वो ये है, am प्लस mb प्लस c। मैं यहाँ पे लिखता हूं हेल्प LYAP। जो मैटलैब सॉल्व कर रहा है वो ये है। a टाइम्स x वाली क्वेश्चन, ax प्लस xb प्लस c इक्वल टू 0। x की जगह आप m समझ लें, ठीक है। x यहाँ पे a टाइम्स m प्लस m टाइम्स b प्लस c इक्वल टू 0 कर रहा है, जबकि ये इक्वल टू c है। अब नोटेशन ही मैच करनी है। अगर मैं इसको लेके आऊंगा इस नोटेशन में, am प्लस mb प्लस c को इस नोटेशन में लेके आऊंगा ax प्लस xb प्लस c की नोटेशन में, तो c के साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दैट व्हाट आई मेंट हियर, कि आप इसको LYAP AB माइनस c करेंगे। तो दिस इज हियर, अगर मैं m इज इक्वल टू यहां पे लिखूं LYAP A B और C, तो आंसर पता नहीं क्या निकल रहा है, जो फर्क है। और अगर मैं माइनस C निकलूंगा तो आंसर वो निकलेगा जो आंसर यहाँ पे हमने निकाला था। ये जो आंसर हमने यहाँ पे निकाला था, इट इज द सेम आंसर हियर, 0.71 0.88। ठीक है, तो ये दिस इज द सिंटेक्स डिफरेंस between what the book is written and what is here in Lyapunov। लैपनॉफ की ये भी है कि आपके बी की जगह ए प्राइम भी हो सकता है। ये क्वेश्चन हम बाद में चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। और इस तरह मतलब ये भी कंफ्यूजन है, ये वाली कंफ्यूजन ऑफ लैपनॉफ क्वेश्चन इज नॉट इन आवर स्कोप राइट नाउ, और ये वाली हमने नंबर 8 में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। So this is from the Lyapunov equation. This is how you solve the Lyapunov equation. अच्छा, there are some useful formulas just to understanding. It's not multiply होने मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, और दोनों का अपना अपना रैंक हो। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स है उसका रैंक होता है वो मिनिमम रैंक होता है, इधर ए का और बी का, जिसका भी मिनिमम हो। अगर ए का रैंक कम था और बी का रैंक ज्यादा था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद कम रैंक वाली सिचुएशन ही रह जाती है, ज्यादा रैंक वाली नहीं रहती। एनी क्वेरी फ्रॉम लैपनॉफ बाय द वे? नो सर। ओके, सो रैंक जब मल्टीप्लाई होते हैं, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो रैंक कम वाला आ जाता है। ठीक है, दिस इज दिस इज दैट फार्मूला कि रैंक आपका कम रह जाता है। ठीक है, रैंक ए सी इज रैंक ए, तो रैंक ए इज रो डी इज मल्टी। अगर फुल रैंक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें तो एक रैंक के ऊपर फर्क नहीं डालता, इसका ये मतलब है। अगर ए सी और बी फुल रैंक मैट्रिक्स हैं, तो फुल रैंक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से ए के मैट्रिक्स के रैंक को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम रैंक आ रहा है। ए का रैंक पूरा है तो फिर वो रैंक पूरा है। ठीक है, रैंक ऑफ पी इज मिनिमम ऑफ पी और रैंक ऑफ ए, इसका यही मतलब है कि फुल रैंक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एम प्लस ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन प्लस बी ए,
रिमेंबर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए का ये भी मतलब होता है कि हो सकता है उनकी डायमेंशंस फर्क हो जाएं, ए बी 2x3 का हो, बी ए 3x2 का हो, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए उसने अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो फर्क लिखा है। इधर एम लिखा है, ए बी जो है वो m क्रॉस m है, और बी ए जो है वो n क्रॉस n है। तो उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे से फर्क नहीं पड़ता। दोनों का डिटर्मिनेंट जब आप इस तरह करके लेते हैं, ए बी करके लें या बी ए करके लें, उसमें आइडेंटिटी ऐड करके जब डिटरमिनेंट लेते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट सेम रहता है। व्हाट इट मींस कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने से जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली जाएगी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आगे हम सॉल्यूशन ऑफ एलटीआई में भी देखेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम्स में। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं और इनमें से एक मैट्रिक्स फुल रैंक होता है तो दूसरे मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे फर्क नहीं डालता। तो ये वो थ्योरम है कि अगर ए बी में आई एम ऐड कर दिया जाए या बी ए बी क्या बन रहा है, एम क्रॉस एम का सिस्टम बन रहा है, बी ए क्या बन रहा है, एन क्रॉस एन का सिस्टम बन रहा है। उसमें आई एन का आइडेंटिटी ऐड करें, डिटरमिनेंट लें, इट इज द सेम थिंग। उसको उसी को प्रूव करने की कोशिश की है। Almost the last thing of this chapter is quadratic form and positive definiteness. Quadratic form क्या होती है? Quadratic formula. Quadratic formula क्या होता है जी? तो many people of you know this thing. Quadratic formula होता है ax square plus bx plus c equal to 0. अब यहाँ पे जो a है ना, मैट्रिक्स भी हो सकता है। That what we are saying it here. That's all. ठीक है। अब जब ये मैट्रिक्स हो सकता है ना, तो इसमें स्केयर लाने के लिए, ax स्केयर लाने के लिए उसको प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज हाउ इट इज डन। x रेज्ड पावर ट्रांसपोज, x ट्रांसपोज, यहाँ पे स्टैटिक लिखा है। दिस स्टैटिक मींस कंजुगेट ट्रांसपोज। हो सकता है कि मैट्रिक्स वो भी हो, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो। M मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि M ट्रांसपोज इक्वल टू M हो तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। द स्केलर फंक्शन, उसमें जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसमें आप सिंपल ट्रांसपोज लेते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं है। कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज तब लिया जाता है जब मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स हो, जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक ना हो। अदरवाइज रियल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिंपल ट्रांसपोज इज इनफ, कंजुगेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब x कंजुगेट m टाइम्स x कंजुगेट इज x कंजुगेट m कंजुगेट x कंजुगेट m प्राइम x, क्योंकि m इज सिमेट्रिक इज दिस थिंग। तो ये जो ax स्क्वायर है, उसने उसको ax स्क्वायर को हम इस तरह करके लिखते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना x कंजुगेट m x, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी हुई है ax स्क्वायर की, जिसमें a मैट्रिक्स जो है वो m मैट्रिक्स है और वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन दो दो निकलेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है, मतलब दो सॉल्यूशन है। v स्टार m v इज v लैम्डा m v इज v लैम्डा टाइम्स v स्टार, क्योंकि लैम्डा तो आइगन वैल्यू है, तो प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है आइगन वेक्टर के साथ, तो v स्टार इनटू v इज एन अनदर मैट्रिक्स। m माइनस लैम्डा i स्क्वायर x, ये वही जनरलाइज आइगन वेक्टर्स हैं। m माइनस m, ये जनरलाइज आइगन वेक्टर्स की वही कंडीशन है कि m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, माइनस लैम्डा स्क्वायर m के इक्वल टू 0 नहीं होगा, और एक 0 होगा स्क्वायर पे, उसकी ग्रेड अगर 2 का है, 2 दफा रिपीट हो रही है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो और अगर सिंगल के साथ है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। सो दिस इज आर फॉर आइगन वैल्यूज। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मतलब उसने उसकी डेफिनेशन दी है कि डायगोनल पे हो जाए तो वो q d q, ये वो डायगोनल फॉर्म है या जॉर्डन फॉर्म है, इट इज सेम थिंग with the real eigenvalues. A transpose time A, and अगर orthogonal matrix है, square matrix A is called orthogonal if all the columns of A are orthonormal. A square matrix A is called orthogonal matrix if all the columns of A are orthonormal. ये स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन पोजीशन में थे ना कि ऑर्थोनॉर्मल हैं, यानी कि हर कॉलम ऑर्थोनॉर्मल है, यानी कि हर कॉलम दूसरे कॉलम के साथ ऑर्थोगोनल भी है और हर कॉलम का अपना मैग्नीट्यूड 1 है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बन रहा है, ऑर्थोनॉर्मल नहीं बन रहा,
ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्यों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? कि हर कॉलम ऑर्थोगोनल है दूसरे कॉलम के साथ और हर कॉलम का अपना मैग्नीट्यूड 1 है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल, यानी कि ऑल कॉलम्स ऑफ ए आर ऑर्थोनॉर्मल। इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन अगर वो ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज टाइम ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स लेना बड़ा आसान होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, कि उसका ट्रांसपोज ले लें और वो ही उसका इनवर्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यों पसंद है हमें? कि ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो, उसका इनवर्स लेना उसका ट्रांसपोज लेना बराबर होता है। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो उसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। A into trace pass A is identity and this thing is all identities you can follow. If B is D transpose D, यानी symmetric matrices हैं. If D transpose equal to D, which means real symmetric matrix. M transpose equal to M, which means real symmetric matrix. अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, so Q D Q inverse and ये all चीजें ये बराबर हैं, ये आप you can follow and you can say this thing. For every real symmetric matrix M, there exists an orthogonal matrix Q such that कि M को आप Q D Q प्राइम में और D को ये कर सकते हैं। ये आगे ये चीज हम आगे ही कर चुके हैं कि आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। दिस इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स M. Q आर द आइगन वेक्टर्स, Q प्राइम आइगन वेक्टर, अगर क्योंकि वो रियल मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वेक्टर्स आप ऑर्थोगोनल बनाएंगे। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के, यहाँ पे ये याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर फाइंड किए जा सकते हैं। ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स अगर आप फाइंड कर लें, उनको डायगोनल आइगन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें तो यू विल फाइंड दिस थिंग। आपने आइगन वेक्टर्स जो भी निकाले उनको ऑर्थो नॉर्मलाइज कर दें, वो भी आइगन वेक्टर्स होते हैं। दैट व्हाट इट मींस। आपने जितने पीछे आइगन वेक्टर्स निकाले उनको, यानी कि हमने एक पीछे मैट्रिक्स किया था ए, जिसको हमने ये वाला मैट्रिक्स था और इसका हमने VE जॉर्डन निकाला था। ये जो जॉर्डन था ये ऑर्थोगोनल, इस V को ऑर्थोगोनल किया जा सकता है। इसको ऑर्थोगोनल कर दें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस अगेन दिस सिस्टम में एग्जिस्ट एज वेल। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। D को ऑर्थोगोनल करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो पॉजिटिव डेफिनेटनेस की है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स M is said to be positive definite. उसको डिनोट इस तरह किया जाता है M greater than 0 if any x prime multiply with M into x greater than 0। ये चीज स्केलर बनती है एक्चुअली। x ट्रांसपोज इज ए वेक्टर x ट्रांसपोज है 1 क्रॉस n का है, n क्रॉस n के मैट्रिक्स M के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ n क्रॉस 1 के वेक्टर को, तो ये 1 क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस 1 क्रॉस का 1 का स्केलर बन जाता है। अगर ये स्केलर पॉजिटिव आता है, अगर ये स्केलर पॉजिटिव आता है तो ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर ये स्केलर पॉजिटिव भी आता है और कभी कभी 0 भी आ सकता है तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन है। अगर ये हमेशा नेगेटिव आता है तो नेगेटिव डेफिनेट है, और कभी नेगेटिव और कभी 0 आता है तो ये नेगेटिव सेमी डेफिनेट है। और अगर कोई नेगेटिव भी आता है, कोई पॉजिटिव भी आता है, आप इसको कहते हैं कि ना ये पॉजिटिव डेफिनेट है ना ये नेगेटिव डेफिनेट है। आई थिंक ये चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। ये एग्जांपल्स हैं, यही है पॉजिटिव डेफिनेट। ये है कि आपके पास ये हमेशा फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। किसी भी नॉन जीरो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव डेफिनेट आता है। अच्छा, और नहीं यहाँ पे उस मैंने कहीं बोर्ड एक्सप्लेन की थी। x prime mx equal to 0 if and only if x greater than 0 m is positive semi definite। यानी कि m पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, उसकी इसमें 3 कंडीशंस। कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो पॉजिटिव डेफिनेट होते हैं? वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होते हैं कि जिनकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अगर किसी आइगन वैल्यू, किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। और अगर उसके लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ m पॉजिटिव्स हैं वो पॉजिटिव डेफिनेट। व्हाट इज लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ m? यहां दे देखें, ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ m है। लेट्स से मेरे पास m ये लिखा हुआ है m1 m12 m13 m21। ये मेरा एक प्रिंसिपल माइनर है जो पहले डायगोनल पे आ रहा है,
फिर दूसरा प्रिंसिपल माइनर के यानी कि m का डिटर्मिनेंट, दिस m की वैल्यू आ जाए या डिटर्मिनेंट है। दूसरा इसका डिटर्मिनेंट m11 m12 m21 m21, यानी कि मैंने एक स्क्वायर ले लिया, अब मैं उस स्क्वायर को फैला देता हूँ, तीसरा स्क्वायर ले लिया, इसमें जो कि 3 ही है, तो ये प्रिंसिपल माइनर्स कहलाते हैं। यानी कि m11 का डिटर्मिनेंट, m11 m12 m21 m21 का डिटर्मिनेंट और m11, और इसी तरह अगर ये फोर्थ ऑर्डर होता तो ऐसे ये आगे चला जाता। तो ये प्रिंसिपल माइनर्स कहलाते हैं। अगर ये प्रिंसिपल माइनर्स हैं, पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये सारा का सारा जो आइगन वो है ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है उसकी एक खासियत है कि उसके साथ एक नॉन सिंगुलर एन मैट्रिक्स ऐसा फाइंड किया जा सकता है कि जो उसको दो हिस्सों में डिफाइन कर दे, यानी कि m टाइम्स n ट्रांसपोज टाइम n। जितने भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होंगे उसको ऐसा किया जा सकेगा कि n प्राइम टाइम n किया जा सकता है। इसकी बिल्कुल सादी सी एग्जांपल ये है कि कैसा मैट्रिक्स लें जिसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो और n प्राइम जो n जो हो ना, ये वाला n, वो उसका SQRT ऑफ m ऑफ दैट मैट्रिक्स हो। स्क्वायर रूट ऑफ ए मैट्रिक्स SQRT m ऑफ दैट मैट्रिक्स हो, और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हुआ तो उसको उसके n प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। यानी कि वो n फाइंड करना बड़ा आसान है। दिस इज द वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इस तरह भी फाइंड किया जा सकता है, n प्राइम टाइम्स n इज n मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना आसान है जो कि आपको ये मैट्रिक्स दे सकता है। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू नेगेटिव भी ले आए ना, तो x की जगह पे -1 ले दें, तो जब भी वो -1 अपने इसके साथ रो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इंटू -1 पॉजिटिव। ये वही डिटरमिनेंट मैंने इस तरह लिखे हुए हैं, ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स इसको कहलाते हैं। ये m11 डिटरमिनेंट ऑफ दिस थिंग एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस थिंग ये मास्टर पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव डेफिनेट का ये है कि आप उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स H with m greater than n has rank n if and only if H prime and H has a rank n, और n जिसके m क्रॉस m जिसका एक ये वाला रैंक n का किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में है, जिसमें एक वो मैट्रिक्स जिसमें इसके कॉलम ज्यादा है, एक वो मैट्रिक्स जिसमें की रो ज्यादा है। जो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इसका ये है कि यानी कि उसकी जो भी m क्रॉस m निकाल लें, यानी कि m ग्रेटर देन n है, तो n क्रॉस n का जो मैट्रिक्स बनता है H मैट्रिक्स बनेगा, वो हमेशा उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ H प्राइम इनटू H विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। और इसी तरह जब m क्रॉस लेस देन n होगा, यानी कि कॉलम ज्यादा होंगे रोज कम होंगी, तो H प्राइम H जो होगा उसका रैंक m होगा और वो भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। क्योंकि यानी कि सिंपल सी बात है, H टाइम्स H, यानी कि अगर आपकी आइगन वैल्यूज भी डिकम्पोज होकर लिखी हुई है तो आइगन वैल्यू नेगेटिव भी है तो नेगेटिव टाइम नेगेटिव आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ए आइगन वैल्यू लेट्स से मैं ये लिखता हूँ, ए की आइगन वैल्यू -1 0 0 -2, तो आप कहेंगे जी आइगन वैल्यूज दोनों नेगेटिव हैं, मगर ए प्राइम इंटू ए की आइगन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि आइगन नेगेटिव ये पॉजिटिव भी बन जाती है। दिस व्हाट इज सेइंग कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मैं ये लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू -1 0 0, ये सिंपल उसके लिए लिख रहा हूँ ताकि 0 0 समझ आने के लिए, -2 0। अब की रोज कम है और कॉलम ज्यादा है, ए ए प्राइम, ये फिर वही मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 4 वाला, ठीक है। और इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो ये वही हमेशा पॉजिटिव बनेगी। इट इज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन लाइक दिस। दीज आर सम यूज फॉर फार्मूलाज। सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन, एक्चुअली ये सारी वैल्यूज जो हैं ये सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन के लिए यूज होती हैं। सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन आई एम नॉट कवरिंग इन दिस कोर्स। सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन बेसिकली यही होता है, m इज H प्राइम इनटू H, एक मैट्रिक्स को उसकी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें और उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करें तो वो सिंगुलर वैल्यूज होती हैं। और सिंगुलर वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव निकलती हैं, सिंगुलर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। सिंगुलर वैल्यू हमेशा
पॉजिटिव होती है, क्योंकि वही मैट्रिक्स H मैंने आपके सामने बताया भी, H टाइम्स H प्राइम हो या H इंटू H प्राइम हो, यानी H इंटू H प्राइम हो, ये सिंगुलर वैल्यू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी होती है। सिंगुलर वैल्यू एक मैट्रिक्स H है जो कि रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस को आप कैसे डील करते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यूज नहीं निकाल सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्यों नहीं निकलती? आइगन वैल्यूज स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलती हैं। तो आइगन वैल्यूज तो नहीं निकल सकती, तो क्या करते हैं? सिंगुलर वैल्यूज निकालते हैं। सिंगुलर वैल्यूज क्या होती हैं? इस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, H प्राइम टाइम H कर दें या H इंटू H प्राइम कर दें। H प्राइम इंटू H करेंगे तो ये 3x3 का सिस्टम बन जाएगा, H इंटू H प्राइम करेंगे तो 2x2 का सिस्टम बनेगा। आइगन वैल्यू और सिंगुलर वैल्यूज की दो ही निकलेंगी, तीसरी सिंगुलर वैल्यू 0 होगी हमेशा। ठीक है, तो ये वाली इसकी उसने बताया कि इसकी आइगन वैल्यू सिंगुलर वैल्यूज क्या होंगी? सिंगुलर वैल्यूज होंगी H इंटू H प्राइम की आइगन वैल्यूज ले ली जाए, उसको सिंगुलर वैल्यूज कहते हैं। उसका एक तरीका होता है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, H into R in SQ. I'm not covering this thing. यहाँ पे जो चीज थी कि ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम वो होता है, यानी ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स वो होता है जिसका सेकंड ऑर्डर नॉर्म भी 1 हो। हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर के सिस्टम इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ए मैट्रिक्स सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ऑल द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर ऑर्थोनॉर्मल। A matrix is said to be किधर गया जहां भी गया, बट मैं ऑर्थोनॉर्मलिटी की ऑर्थोगोनल का क्या था? मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if all the columns of A are orthonormal. A matrix A is said to be orthonormal if उसकी सिंगुलर वैल्यू सेकंड हाईएस्ट सिंगुलर वैल्यू 1 हो, सेकंड नॉर्म उसका 1 हो, वो एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन थी, वो ऑर्थोनॉर्मलिटी का ये वो प्रोसेस था। आई एम नॉट कवरिंग दिस थिंग। Norm is this thing which we already covered, कि A मैट्रिक्स का सुपरमिम नॉर्म is any norm, A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। नॉर्म के बारे में याद रखें, नॉर्म हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। नॉर्म हमेशा वो क्वांटिटी होता है कि जो किसी चीज का मेजर होता है। मेजर होने का मतलब क्या है? कि किसी चीज की डायमेंशन, किसी चीज की वेट, किसी चीज की कोई पॉजिटिव वैल्यू वो डिफाइन कर रहा है, तो उस चीज को कहते हैं नॉर्म। वेट एक नॉर्म है, डिस्टेंस एक नॉर्म है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, विद यू आर एसोसिएटेड ए डायरेक्शन विद इट, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेट इज ए मेजर, वेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी का -5 किलो वजन नहीं हो सकता, 5 किलो वजन होगा, तो वेट इज ऑलवेज ए मेजर। एनीथिंग व्हिच मेजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट करें तो एक डिफरेंट चीज है, उसको वेक्टर बनाते हैं। नॉर्म इज ऑलवेज स्केलर, नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब नॉर्म निकालने के कई तरीके हैं। Second norm is the largest singular value of A, which is the largest eigenvalue of A prime into A under the root. ठीक है, सिंगुलर वैल्यू उसका स्क्वायर बन जाएगी A प्राइम, जिसको सेकंड नॉर्म भी कहते हैं। जिसका सेकंड नॉर्म 1 हो वो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होता है, यूक्लिडियन नॉर्म भी कहते हैं। इन्फिनिटी नॉर्म लार्जेस्ट एब्सोल्यूट रो सम, फर्स्ट नॉर्म लार्जेस्ट कॉलम सम, सुपरमिम नॉर्म, ये सारे के सारे सुपरमिम नॉर्म है। मगर आप इनके अलावा भी नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें x के साथ, डिवाइडेड बाय x के साथ लें, x का अगर नॉर्म 1 है तो इसको सुपरमिम नॉर्म बन जाता है, यानी x का अपना नॉर्म, यानी x ऑर्थोनॉर्मल, x वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, तो इसको सुपरमिम नॉर्म बन सकता है। ये ए मैट्रिक्स है, उसके उसने डिफरेंट नॉर्म निकाले हैं। ये प्रीटी इजी थिंग यू कैन फाइंड आउट कि मैक्सिमम रो सम निकाला कि ये बनता है, सेकंड नॉर्म ये बनाया, इन्फिनिटी नॉर्म ये बनाया। नॉर्म्स के ऊपर ये मैट्रिसेस हैं। ए मैट्रिक्स का नॉर्म लें, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें x के साथ, उसका नॉर्म लें, ये ऐसा ही है। इट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए मैट्रिक्स का अपना नॉर्म टाइम्स दी x मैट्रिक्स नॉर्म। यहाँ पे नॉर्म डिफाइंड नहीं है, वन नॉर्म, इन्फिनिटी नॉर्म, इंड्यूस नॉर्म, सेकंड नॉर्म, कुछ भी हो सकता है। a प्लस b का कंबाइंड का नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a का नॉर्म, b का नॉर्म। दिस बाय द वे इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, a प्लस b का नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a का नॉर्म, b का नॉर्म, और ए बी का मल्टीप्लाई करने से नॉर्म जो होता है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए का नॉर्म, बी का नॉर्म। नॉर्म कभी बढ़ नहीं सकता मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से, हमेशा कम होगा या ज्यादा होगा। दिस इज ऑल द लेक्चर टुडे। एनी क्वेरी सो फार? जो लोग, इरफान आपकी कोई क्वेरी थी और बाकी की क्वेरी है, so we resolve this query now. सर काइंडली असाइनमेंट के 16 17 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं।